तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हेल्थ का एक तरह से डायग्नोस्टिक है, एक केस स्टडी कि कैसे एक मजबूत सिस्टम अंदर से खोखला हो जाता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे गवर्नेंस फोकस्ड राजनीति से वापसी का रास्ता तैयार होता है। चलिए इसको परत दर परत समझते हैं। तो हमारा सफर आज कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बोमडिला की जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक बुलंद आवाज खामोश हो गई। इसके बाद हम डेटा के पीछे छिपी कहानी को डिकोड करेंगे। फिर वापसी के 4 पिलर्स पर बात होगी, भरोसा बनाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि राजनीति का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि गवर्नेंस है। देखिए, किसी भी जगह की पॉलिटिक्स को समझना है ना, तो सबसे पहले आपको उसकी मिट्टी को, वहां के लोगों की नब्ज को पकड़ना होगा, क्योंकि सारी राजनीति आखिर में लोकल ही होती है, जड़ें तो जमीन में ही होती है। ये है बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत विधानसभा क्षेत्र। आप जो ये देख रहे हैं, यहीं से सब कुछ तय होता है। यहाँ का भूगोल, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की राजनीति, सब कुछ इन ऊंचे पहाड़ों और इन गहरी घाटियों से ही शक्ल लेता है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है। अब यहाँ के लोगों को समझिए। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत खास है। ज्यादातर आबादी ट्राइबल है, और उनमें भी मोनपा जनजाति सबसे बड़ी है। जिले की करीब 77% आबादी, उनके अलावा शेरदुकपेन और आका जैसे दूसरे अहम समुदाय भी हैं। यहाँ आदिवासी पहचान के आसपास एक बहुत मजबूत सामाजिक जुड़ाव है, और सच कहूँ तो यही जुड़ाव चुनावों का रुख तय करता है। तो यहाँ के लोग जीते कैसे हैं? उनकी अर्थव्यवस्था, उनका जीवन खेती और बागवानी पर चलता है, और इसीलिए उनकी चिंताएं भी उतनी ही जमीनी है। क्या चाहिए उन्हें? बेहतर सड़कें, युवाओं के लिए रोजगार, अच्छी पढ़ाई और सेहत की सुविधाएं। और हाँ, एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि विकास और पर्यावरण के बीच बैलेंस कैसे बने। बस इन्हीं मुद्दों पर कोई भी पार्टी या तो लोगों से जुड़ जाती है या पूरी तरह कट जाती है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में। सवाल ये है कि कैसे इस इलाके की एक बड़ी राजनीतिक ताकत की आवाज वक्त के साथ खामोश हो गई। ये एक चुनावी पतन की कहानी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50.96%, लगभग 51%। ये साल 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर था। मतलब एक तरफा मजबूत पकड़, एक क्लियर मैंडेट। ये वो चोटी थी जहां से पार्टी इस पूरे इलाके को लीड कर रही थी। और अब इस नंबर को देखिए, ठीक 10 साल बाद 2019 में वही वोट शेयर 51% से गिरकर सिर्फ 6.8% पर आ गया। सोचिए, ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल भूकंप था। 10 साल में करीब 44% वोट का गायब हो जाना, ये साफ बताता है कि पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी। और इस गिरावट का नतीजा, अंजाम ये हुआ कि 2024 में पार्टी एक कैंडिडेट तक खड़ा नहीं कर पाई, सीट निर्विरोध चली गई। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल इरेलेवेंस का सबसे निचला पॉइंट होता है, जब आप रेस का हिस्सा ही नहीं रहते। ये टेबल पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। एक तरफ आप देखिए आखिरी कॉलम में टर्नआउट, यानी वोट देने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2004 के 61% से बढ़कर 2019 में 80% तक पहुंच गई। मतलब लोग डेमोक्रेसी में हिस्सा ले रहे हैं, वो उत्साहित हैं। लेकिन उसी वक्त कांग्रेस का वोट शेयर, जो कभी 50% से ऊपर था, वो 7% से भी नीचे चला गया। इसका मतलब सीधा है, लोग वोट देने तो आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे थे। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब हम सिर्फ आंकड़े नहीं देखेंगे, हम आंकड़ों के पीछे की वजहों को समझेंगे, इस पतन की जड़ तक जाएंगे। क्योंकि किसी भी मरीज का इलाज करने से पहले सही डायग्नोसिस, सही निदान बहुत जरूरी है। ये चार्ट उसी पहेली को और साफ कर देता है जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, एक तरफ वोटर टर्नआउट ऊपर जा रहा है, ज्यादा लोग वोट डालने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर नीचे गिर रहा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक गहरा डिस्कनेक्ट, एक अलगाव। पार्टी और वोटर्स के बीच का जो रिश्ता था, जो संवाद था, वो कहीं टूट गया था। तो असल वजहें क्या थीं? देखिए, ये किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की कमजोरी थी। लोकल लीडरशिप कमजोर हो गई, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ गए,
सबसे बड़ी बात, जमीनी स्तर पर जो बूथ मैनेजमेंट होता है, जो कैडर का नेटवर्क होता है, वो लगभग खत्म हो गया। नतीजा, पार्टी अपने पारंपरिक मोनपा और शेरदुकपेन वोट बैंक को भी नहीं संभाल पाई, और जो जगह खाली हुई उसे बीजेपी, जेडीयू और एनपीपी जैसी पार्टियों ने आकर भर दिया। इस पूरी सिचुएशन को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, नींव अंदर से ही ढह गई। एक कमजोर संगठन एक मजबूत संदेश को लोगों तक पहुंचा ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर ही इस गिरावट की असली वजह थी। और यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारे लोकतंत्र में पब्लिक स्पीच यानी लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वोटर्स से बात करने का तरीका हमेशा गरिमा और उनकी ज़रूरतों की एक ईमानदार समझ पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जब ये संवाद टूटता है ना, तो सिर्फ वोट नहीं टूटते, लोगों का भरोसा टूटता है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया। अब बात करते हैं इलाज की, सॉल्यूशन की। यहाँ से हम वापसी का एक पूरा फ्रेमवर्क समझेंगे। इससे नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत, यानी एक 4 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? सिंपल है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये कहता है कि आपको 4 फ्रंट पर एक साथ काम करना होगा। पहला, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, नैरेटिव, यानी आपकी कहानी क्या है। और चौथा, रिसोर्सेज। जब ये चारों एक साथ काम करते हैं तभी पॉलिटिकल कैपिटल वापस बनता है। तो चलिए इन चारों पिलर्स को एक्शन में देखते हैं। नंबर 1, इलेक्टोरल, मोनपा और शेरदुकपेन वोट ब्लॉक्स को वापस कैसे जीतें। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल, गांव-गांव में बूथ कमेटियां और कैडर का नेटवर्क फिर से खड़ा करना। नंबर 3, नैरेटिव, डेवलपमेंट और लोकल आइडेंटिटी को मिलाकर एक ऐसी कहानी बनाना जो लोगों को अपनी लगे। और नंबर 4, रिसोर्स, सही फंडिंग और सही मैनेजर्स को सही जगह पर लगाना। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी तो बन गई, अब इसे जमीन पर कैसे उतारना है, उसका प्रैक्टिकल प्लान देखते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये भरोसा वापस जीतने का एक एक्शन ब्लूप्रिंट है। वापसी के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है लीडरशिप में बदलाव। जो पुराना मॉडल था, जो लोगों से कटा हुआ था, जो टॉप डाउन अप्रोच पर चलता था, वो अब काम नहीं करेगा। अब जरूरत है एक नए तरह के लीडर की, एक कम्युनिटी मोबिलाइजर की। ऐसा लीडर जो जमीन से जुड़ा हो, जो लोगों के बीच रहे, जो डिजिटल दुनिया को समझे और सबसे जरूरी, जो लोगों से उनकी अपनी भाषा मोनपा में बात कर सके। और याद रखिए, जीत का रास्ता हमेशा लोगों की परेशानियों को हल करने से ही निकलता है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि बोमडिला के लोगों को असल में क्या चाहिए, उनकी टॉप प्रायोरिटी क्या है। सड़कें, पढ़ाई, हेल्थ और रोजगार। बस पूरी पॉलिटिकल कहानी, पूरा नैरेटिव इन्हीं मुद्दों को सुलझाने के प्लान के आसपास बनाना होगा। ये है 90 दिन का विन बैक प्लान। एक एक स्टेप देखिए। D-90 कैंडिडेट फाइनल करो, टीम बनाओ। D-60 गांव में रैलियां और टारगेटेड कम्युनिकेशन शुरू करो। D-30 सोशल मीडिया और आउटरीच को एकदम तेज कर दो। आखिरी 14 दिन गेट आउट द वोट पर पूरा फोकस, यानी लोगों को बूथ तक लाने की तैयारी। और D-Day यानी चुनाव के दिन बूथ टीम्स को कोऑर्डिनेट करना और वोटर्स को गाइड करना। और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात, आज के दौर में कोई भी पॉलिटिकल आउटरीच, चाहे वो घर घर जाकर हो या फिर डिजिटल, उसे लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति यानी कंसेंट का सम्मान करना ही होगा। ये सिर्फ कोई गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये हमारे गणतंत्र का, हमारे रिपब्लिक का एक फंडामेंटल वैल्यू है। अब इस पूरी चर्चा के आखिर में हमें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, चुनाव जीतना एक जरिया है, मंजिल नहीं। पॉलिटिक्स का असली मकसद अच्छा शासन देना है, गवर्नेंस, ताकि लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। तो वापसी का मंत्र क्या है? चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला, एक मजबूत जमीनी कम्युनिटी मोबिलाइजर कैंडिडेट चुनिए। दूसरा, हाई कमांड का पूरा सपोर्ट, फंड्स भी और सीनियर लीडर्स के दौरे भी। तीसरा, लोकल भाषाओं में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एग्रेसिव डिजिटल कैंपेन। चौथा, बूथ कमेटियों को आदिवासी युवाओं से मजबूत करना। और पांचवां और सबसे जरूरी, अपना पूरा नैरेटिव लोगों की समस्याओं को सुलझाने पर बनाइए। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी सच में लोगों का भरोसा वापस जीत सकती है, अगर उसका लक्ष्य सिर्फ अगला चुनाव जीतना हो, अगली पीढ़ी का भविष्य बनाना नहीं? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।
अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक मकसद।